हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके नए पीपीटी स्लाइड स्टडी में। आज के इस स्लाइड में हम डायलिसिस मशीन और उसके अलग अलग पार्ट का जिससे कि डायलिसिस मशीन मिलकर बना है उसकी क्रम से स्टडी करेंगे। डायलिसिस मशीन के बारे में व्याख्या करने से पहले हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमें किन किन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, तत्पश्चात बात करेंगे डायलिसिस मशीन की, जिसे हम हीमोडायलिसिस मशीन भी कहते हैं। इसका अध्ययन हम इसको दो भागों में बांटकर करते हैं। मीन्स यह दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड सर्किट और दूसरा डायलिसिस सॉल्यूशन सर्किट। अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आएंगे अगले पॉइंट में। इसमें हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड सर्किट के कौन कौन से पार्ट हैं। एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड सर्किट दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है इनफ्लो ब्लड लाइन, जिसे हम आर्टेरियल ब्लड लाइन भी कहते हैं, और दूसरा है आउटफ्लो ब्लड लाइन, जिसे हम वेनस ब्लड लाइन भी कहते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कि इनफ्लो ब्लड लाइन में कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं। इसके अंतर्गत प्री पंप सेगमेंट और दूसरा पोस्ट पंप सेगमेंट आता है। अब हम बात करेंगे प्री पंप सेगमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसकी। इसमें सबसे पहले आता है सैम्पलिंग पोर्ट, नेक्स्ट है प्री पंप प्रेशर मॉनिटर, जिसे हम आर्टेरियल ड्रिप चैम्बर भी कहते हैं, और नेक्स्ट है सलाइन इन्फ्यूजन लाइन। इसके बाद हम बात करेंगे रोलर पंप की, जो कि क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड होता है। नेक्स्ट है पोस्ट पंप सेगमेंट, पोस्ट पंप सेगमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टेरियल लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आर्टेरियल लाइन सेगमेंट? क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो रोलर पंप के बाद आर्टेरियल लाइन में होता है। नेक्स्ट है पोस्ट पंप सेगमेंट, जिसे हम वेनस लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। यह डायलाइजर के बाद का जो सारा सेगमेंट आता है वो क्या होता है, पोस्ट पंप वेनस लाइन के अंतर्गत आता है। अगला है डायलिसिस मशीन का डायलिसिस सॉल्यूशन सर्किट वाला पार्ट, जो कि विस्तृत रूप से अग्रलिखित भागों में बटा होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट एंड डिलीवरी सिस्टम, नेक्स्ट है मॉनिटर एंड अलार्म, और लास्ट है यूएफ कंट्रोल। यह डायलिसिस मशीन का पिक्चर है, जिसमें उसके हर एक पार्ट को डिनोट करके बताया गया है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम अपनी टॉपिक को सबसे पहले क्या करें, इंट्रोड्यूस करें। अर्थात डायलिसिस मशीन की कुछ जानकारी इस इंट्रो के थ्रू हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन है, टुडे विथ अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ मशीन अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब आजकल बहुत सारी विस्तृत विविधता के साथ बाजार में डायलिसिस मशीन क्या है, उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है, फॉर द सेलेक्शन ऑफ द मशीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, हमें किसी भी मशीन का चुनाव करते समय क्या करना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। A rational decision has to be made between offering optimal care with necessary variation, maximum possible patient safety, minimize adverse effect, allowing for advance in treatment, and also providing a treatment that is affordable to patient। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डायलिसिस मशीन के चुनाव के लिए यह जरूरी है कि आवश्यक
भिन्नता एवं उत्कृष्ट देखभाल की पेशकश के बीच क्या करना चाहिए? हमें एक तर्कसंगत निर्णय किया जाना चाहिए कि कौन सी मशीन ज़्यादा उपयुक्त है, जो कि अधिकतम संभव सुरक्षा दे, अच्छा उपचार प्रदान करे, प्रतिकूल घटनाओं मीन्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट न करे, और एक ऐसा उपचार दे जो कि क्या हो, पेशेंट के लिए सस्ता हो। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इट इज़ generally consideration when choosing a dialysis machine. There is lots of machine in different companies are available with different qualities like Nipro, Gambro, Babester, Bibron, etc. It's mean आमतौर पर डायलिसिस मशीन का चुनाव करते समय यह विचार करना होता है कि क्या यह अलग अलग कंपनियों की अपनी अलग अलग क्वालिटी के साथ ढेर सारी डायलिसिस मशीन क्या हैं उपलब्ध हो रही हैं मार्केट में, जैसे निप्रो है, गैम्ब्रो है, बेबेस्टर है, बीब्रॉन है, फ्रिजेनियस है, और भी हैं, जैसे हैं वेल्को है, एनएक्सटेज है, और बहुत सारी। एक पुरानी मशीन है, याद आ रही है मुझे, टोरे करके थी, जो कि अब नहीं दिखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज रिमूविंग वेस्ट मटेरियल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड and regulation of water fluid level, pH level, production of hormone, regulation of iron concentration, osmolarity एक्सेट्रा। मतलब कि जो किडनी का क्या है मेन फंक्शन होता है, वो क्या होता है, वेस्ट को रिमूव करना ब्लड से, और जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उनको भी क्या करना, ब्लड से रिमूव करना, और ब्लड में वाटर फ्लूइड का जो लेवल है उसको रेगुलेट करना, पीएच लेवल को रेगुलेट करना, जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन हो रहे हैं किडनी से उनको रेगुलेट करना, जो आयरन का कंसंट्रेशन है बॉडी में उसको रेगुलेट करना, ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करना, ये सारे क्या होते हैं, किडनी के फंक्शन होते हैं, और भी हैं। नेक्स्ट, लेकिन when someone kidney become fail, dialysis keep a patient बॉडी इन बैलेंस बाय रिमूविंग वेस्ट। लेकिन जब किसी व्यक्ति की क्या होती है, किडनी फेल हो जाती है, तो डायलिसिस उसे क्या करता है, एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। कैसे बैलेंस प्रोवाइड करता है, उसकी बॉडी से, उसके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करके, जो कि क्या होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं, वाटर होते हैं, उसको जो कि बॉडी में क्या होते हैं, स्टोर होते जाते हैं, उनका कोई रिमूवल नहीं हो पाता क्योंकि किडनी खराब हो जाती है, तो इसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है, इट कीप सेफ लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल इन ब्लड सच एज सोडियम, पोटेशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ये क्या करता है, जो डायलिसिस है वो एक सेफ लेवल जो हो केमिकल है हमारी बॉडी में जो कि हमारे लिए नेसेसरी हैं उनको, और जैसे कि ब्लड में सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बोनेट है, इन सब का एक जो सेफ लेवल होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है, नेशनल किडनी फाउंडेशन गाइडलाइन रिकमेंडेड अ पर्सन स्टार्ट डायलिसिस व्हेन किडनी फंक्शन ड्रॉप टू 15% और लेस। नेशनल किडनी फाउंडेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका किडनी फंक्शन जो है, जिसमें क्या है, यूएफ रेट क्या हो रहा है, डाउन हो गया है, कितना, 50% से, या उसका किडनी फंक्शन क्या हो गया, 15% से कम काम कर रहा है, तो उसकी डायलिसिस स्टार्ट हो सकती है। अब हम बात करते हैं डायलिसिस मशीन की, कि डायलिसिस मशीन है क्या। ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट ब्लड इज क्लीन्ड यूजिंग अ फ्लूइड कॉल्ड डायलासेट और बाथ। डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान पेशेंट का ब्लड क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, किसके यूज़ के थ्रू, डायलासेट के यूज़ के थ्रू, जिसको हम बाथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम पेशेंट ब्लड गो इनटू द डायलासेट। जो भी वेस्ट होते हैं और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, पेशेंट की बॉडी से, यानी कि पेशेंट के ब्लड से कहाँ चले जाते हैं, डायलासेट में, एंड दैट ड्रेन अवे द डायलिसिस मशीन, और वो क्या होते हैं, ड्रेन
हो जाते हैं। द डायलिसिस मशीन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड एंड डायलिसिस। डायलिसिस मशीन क्या करती है, वो ब्लड के फ्लो को और डायलिसिस के दोनों के फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब हम बात करेंगे डायलिसिस मशीन की कि यह कितने भागों से मिलकर बनी है और इसके सारे पार्ट को हम काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायलिसिस मशीन का किन किन चीज़ों को कंसिस्ट करके बनी है। सबसे पहले इट कंसिस्ट एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड सर्किट एंड डायलिसिस सोल्यूशन सर्किट। दूसरा सर्किट क्या है, डायलिसिस सोल्यूशन सर्किट है। नेक्स्ट है द ब्लड सर्किट बिगेन एट द वैस्कुलर एसेस फ्रॉम द देयर ब्लड इन pump through an arterial blood line to the dialyzer and blood is returned from the dialyzer to the patient via venous blood line। इसका मतलब ये है कि इनफ्लो ब्लड लाइन एसएस से स्टार्ट होता है। जैसे एसएस क्या है, कोई भी एसएस लगा हुआ है पेशेंट में, फीमोरल एसएस लगा है, फिस्टुला लगा है, आईजेवी लगा है, जो भी लगा है वहाँ से क्या होता है, इनफ्लो ब्लड लाइन क्या होती है, शुरू होती है। वहाँ से ब्लड पंप करके आर्टेरियल लाइन के थ्रू क्या कर होता है, डायलाइजर में जाता है। इसके बाद पेशेंट बॉडी में वेनस ब्लड लाइन से वो इंटर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड सर्किट क्या है, दो भागों में यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। पहला इनफ्लो ब्लड लाइन जिसे हम आर्टेरियल ब्लड लाइन बोल रहे थे, और दूसरा क्या है, आउटफ्लो ब्लड लाइन, इसे हम क्या बोल रहे थे, वेनस ब्लड लाइन। आर्टेरियल ब्लड लाइन में हम देखेंगे इट इज कंसिस्ट द वैस्कुलर एसेस टू द डायलाइजर। हम अभी बताएं आप लोगों को कि ये जो एनफ्लो ब्लड लाइन होती है वो एसएस से स्टार्ट होती है, जैसे कि फीमोरल, फिस्टुला, आईजेवी, जो भी एसएस पेशेंट में लगा हुआ है डायलिसिस के लिए, और वो कहाँ जाती है, डायलाइजर तक जाती है। आउटफ्लो लाइन की बात करेंगे अब, इट रन फ्रॉम द डायलाइजर बैक टू द वैस्कुलर एसेस। ये क्या करता है, ये डायलाइजर से क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है पेशेंट बॉडी से वेनस ब्लड लाइन, फिर यहाँ से क्या करता है, आगे बढ़ता है, और फिर जा कर के कहाँ मिल जाता है, वैस्कुलर एसेस में। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनफ्लो ब्लड लाइन क्या करता है, एसेस से स्टार्ट होता है और वहाँ से ब्लड पंप करके आर्टेरियल लाइन के थ्रू डायलेजर में जाता है। इसके बाद पेशेंट बॉडी में वेनस ब्लड लाइन से एंटर करता है, और जो वेनस ब्लड लाइन से एंटर करता है तो वेनस ब्लड लाइन ही क्या है, आउटफ्लो ब्लड लाइन। अब इनफ्लो ब्लड लाइन के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रीपम्प सेगमेंट की। इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्लड लाइन विच लिंक्स द पेशेंट एसेस टू द ब्लड पंप। दिस सेगमेंट कंटेन, अब कौन कौन से ये सेगमेंट कंटेन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को, इसको हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस प्रीपम्प सेगमेंट का मतलब समझेंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन, ये क्या है, ब्लड लाइन का, यानी कि इनफ्लो ब्लड लाइन का, आर्टेरियल ब्लड लाइन का क्या है, पार्ट है। विच लिंक्स द पेशेंट एसेस, वो क्या करता है, जो पेशेंट के एसेस से, जो भी आईजेवी है, फिस्टुला है, फीमोरल है, जो भी एसेस लगा हुआ है डायलिसिस के लिए पेशेंट में, उनसे वो क्या होता है, जुड़ा होता है। द ब्लड पंप इट्स सेगमेंट, और क्या होता है, वो ब्लड को पंप करने में, ब्लड को आगे बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये किन किन चीज़ों को कंटेन किया हुआ है, इसमें पहला है सैम्पलिंग पोर्ट। सैम्पलिंग पोर्ट का है प्री पंप सेगमेंट में, और ये किसके लिए यूज होता है, यूज़ फॉर ब्लड सैम्पलिंग। अगर डायलिसिस के दौरान, डायलिसिस के बाद, वैसे डायलिसिस के दौरान सैम्पलिंग लेना उतना अच्छा नहीं होता, जो क्योंकि जो वैल्यू आती है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए अगर डायलिसिस से पहले अगर हमें सैम्पलिंग करनी है या डायलिसिस के बाद सैम्पलिंग करनी है तो हम सैम्पलिंग पोर्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री पंप प्रेशर मॉनिटर की। ये क्या करता है, ये प्रेशर को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है सलाइन इन्फ्यूज़न लाइन, इसको हम टी लाइन भी बोलते हैं, टी शेप में होता है इसलिए हमको टी लाइन भी बोलते हैं। यूज टू प्राइम द डायलाइजर सर्किट, ये किस लिए यूज होता है, डायलाइजर सर्किट को
प्राइमिंग करने के लिए यूज़ होता है। एंड आल्सो रिंस बैक टू कंटेंट ऑफ ब्लड कंपार्टमेंट एट द एंड ऑफ डायलिसिस। और डायलिसिस के एंड में यानी कि डायलिसिस के बाद में भी जो भी ब्लड कंपार्टमेंट है उनको बैक रिन यानी कि उसको फिर से साफ करने में भी ये क्या करता है, ये सलाइन इन्फ्यूजन लाइन हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोलर पंप। रोलर पंप में पंपिंग की क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है जो पंप को क्या करता है, बांध के रखता है। ब्लड मूव थ्रू डायलाइजर बाय अ पंप यूजली स्प्रिंग लोडेड रोलर पंप। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोलर मूव ब्लड थ्रू द ब्लड ट्यूबिंग। रोलर क्या करता है, ये ब्लड को मूव कराता है थ्रू द ब्लड ट्यूबिंग, यानी कि जो भी ब्लड ट्यूबिंग में ब्लड होगा वो क्या होता है, वो चढ़ाया गया होता है। जैसे हम साइकिल पे चेन चढ़ाते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं, रोलर पंप पे भी क्या करते हैं, चेन चढ़ाते हैं। मतलब चेन का यहाँ पे तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा कि जो भी हमारी ब्लड ट्यूबिंग है उसको हम अंदर की तरफ क्या करते हैं, उसको चढ़ाते हैं और जो स्प्रिंग होती है रोलर को क्या करती है, एकदम टाइटली पकड़ लेती है। और ये ब्लड को आगे मूव करने में, जो ब्लड ट्यूबिंग है उसमें मूव करने में ये रोलर पंप हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट पंप सेगमेंट की, जो क्या है आर्टेरियल पार्ट में। ये इसमें दो पोस्ट पंप सेगमेंट है, एक आर्टेरियल है एक वेनस है। पहला है, इसको हम डिनोट करके हैं, ये पहला पोस्ट पंप सेगमेंट आर्टेरियल और पोस्ट पंप सेगमेंट वेनस। लेकिन अभी हम बात करेंगे पोस्ट पंप सेगमेंट आर्टेरियल की। डायलाइजर से पहले वाला पंप के बाद वाली लाइन पोस्ट पंप सेगमेंट या आर्टेरियल सेगमेंट कहलाती है। इसमें सिर्फ एक लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हिपैरिन लाइन। इसमें से हम क्या करते हैं, हिपैरिन देते हैं जो कि क्या है, ब्लड थिनर का काम करता है। एंटी कोआगुलेंट यानी कि कोआगुलेशन से ब्लड को जमने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट पंप सेगमेंट यानी वेनस लाइन। ये क्या है, पोस्ट पंप में ही क्या है, वेनस सेगमेंट की हम बात करेंगे। तो जो डायलाइजर के बाद आता है वो सारा सेगमेंट क्या होता है, पोस्ट पंप वेनस लाइन का सेगमेंट होता है। इसमें क्या होता है, एयर ट्रैप डिटेक्टर या और इसमें प्रेशर मॉनिटर होता है। इसमें एयर ट्रैप का काम क्या है, एयर ट्रैप डिटेक्ट एनी एंट्रेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग डायलिसिस। अगर डायलिसिस के दौरान कोई भी थोड़ी सी भी एयर क्या करती है, अगर ब्लड लाइन में एंटर करती है तो उसको ये क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा है प्रेशर मॉनिटर। द आउटफ्लो ब्लड लाइन कंटेन वेनस स्ट्रिप चैम्बर। जो इसमें आउटफ्लो ब्लड लाइन होती है वो क्या करती है, एक वेनस स्ट्रिप चैम्बर क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है, दैट अलाउ फॉर द कलेक्शन एंड ईजी रिमूवल ऑफ एनी एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। ये क्या करता है कि ये एयर के एक्यूमुलेशन को और उसके ईजी एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है और उसका इजी रिमूवल करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेनस प्रेशर मॉनिटर एंड इसको हम एयर डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायलिसिस सॉल्यूशन सर्किट की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की। आइए स्टार्ट करते हैं। पेशेंट आर एक्सपोज टू अबाउट 120 to 200 लीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग ईच डायलिसिस, यानी कि एक पेशेंट को एक डायलिसिस में लगभग 120 से 200 लीटर वाटर लगता है। नेक्स्ट है ऑल स्मॉल मोलिकुलर वेट सबस्टेंस प्रेजेंट इन वाटर कैन पास अक्रॉस द डायलाइजर एंड पेशेंट ब्लड स्ट्रीम। फॉर this reason it is very important than purity of water used for dialysis। इसलिए वाटर का प्योर होना आवश्यक है। यदि इम्प्योर वाटर यूज़ करेंगे तो उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो पेशेंट के ब्लड में जा सकती है डायलाइजर के मेम्ब्रेन के थ्रू, और चूँकि किडनी में क्या है प्रॉब्लम है तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे कि इम्प्योरिटी को बॉडी से बाहर निकालने में क्या होगी, कठिनाई होगी, यानी कि वो नहीं निकल पाएगा, जिससे कि बॉडी में क्या होगा, वाटर ओवरलोडिंग और टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सबस्टेंस होंगे जो कि वाटर में प्रेजेंट होंगे, जो कि वाटर की इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे,
जो डायलिसिस की मेम्ब्रेन है उसको पार कर जाएंगे और पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और ये क्या करेंगे, ब्लड में ओवरलोडिंग और टॉक्सिसिटी को कॉज करेंगे। इसीलिए वाटर का प्योर होना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए डायलिसिस यूनिट में क्या होता है, आरओ वाटर का प्लांट लगा होता है बाहर में। डायलिसिस यूनिट के छत पे या तो कहीं अलग कमरे में क्या होता है, वो आरओ वाटर का प्लांट होता है, और वहाँ से क्या होती है, आरओ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डायलिसिस यूनिट में, और उस प्योर वाटर को डायलिसिस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेट एंड डिलीवरी सिस्टम। इसमें मिक्सिंग का प्रोसेस होता है। इसमें 34% जो पार्ट होता है वो आरओ वाटर का होता है, और 1% जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो पाउडर होते हैं डायलिसिस सोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं उसका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द डायलिसिस मशीन मिक्स concentrated electrolyte solution or powder with purified water to make a final dialysis solution that deliver to the dialyzer. The final इसको हम एक साथ बताएंगे। तो फाइनल डायलिसिस सोल्यूशन मस्ट बी डिलीवर्ड एट एन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड इट मस्ट बी फ्री ऑफ एक्सेसिव डिजॉल्व एयर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो डायलिसिस का ये जो डिलीवरी सिस्टम है कंसनट्रेट का, इसमें क्या होता है, मिक्सिंग होता है किसका, आरओ वाटर का, जिसका अमाउंट लगभग कितना होता है 34, और जो डायलिसिस सोल्यूशन होता है जिसे हम पाउडर भी कहते हैं उसका 1%, यानी कि इसमें जो इनका जो रेशियो होता है 34:1 का होता है। 34 जो होता है वो आरओ वाटर का होता है, और 1% जो होता है वो डायलिसिस सोल्यूशन या जो डायलिसिस पाउडर सोल्यूशन का जो पाउडर आता है वो हम यूज़ करते हैं, जो गैलन डायलिसिस के दौरान नीचे बाइकार्ब और एसिड का लगता है ना, वही वाली। दोनों मशीन अब ये क्या करते हैं, दोनों मशीन में जाएंगे और वहाँ पे 34:1 के रेशियो में मिक्स होकर फाइनल डायलिसिस सोल्यूशन बनाएंगे, और यह डायरेक्ट डिलीवर होगा डायलाइजर में और काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म ब्लड और डायलासेट के बीच कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मैक्सिमाइज करेगा, और अगर ब्लड में वेस्ट के जो भी क्लियरेंस है उनको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यदि ब्लड और डायलासेट का फ्लो जो होगा सेम वे में होगा। जब काउंटर करंट होता है तो क्या होता है, एक तरफ से ब्लड आता है और दूसरी तरफ से क्या जाता है, डायलिसिस सोल्यूशन जाता है या डायलासेट जाता है। तो इस तरह जो अपोजिट मूवमेंट होता है ब्लड का और डायलासेट का, तो इसे बोलते हैं काउंटर करंट, जिससे कि क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ब्लड का और डायलासेट का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वहाँ पे जो क्लियरेंस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का जो क्लियरेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर ये को करंट हो जाएगा, सपोज दैट अगर ब्लड और डायलासेट दोनों क्या होंगे, सेम वे में, मतलब जिधर डायलासेट फ्लो करेगा उधर ही सेम मूवमेंट क्या होगा, ब्लड का होगा, तो इससे क्या होगा, जो भी अशुद्धि है ब्लड में उनका क्लियरेंस लगभग 10% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब दूसरा चीज़ है इसमें, द फाइनल डायलिसिस सोल्यूशन मस्ट बी डिलीवर एट अ अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अब इसमें क्या है, फाइनल डायलिसिस सोल्यूशन जो होता है वो कैसे डिलीवर होना चाहिए, उसमें एक उसका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए, और हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा एयर डिज़ोल्व ना हो, एक्सेसिव एयर का डिज़ोल्वमेंट ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनिटर एंड अलार्म की। मॉनिटर जो होता है और अलार्म, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या करते हैं, वो अलार्म बजने लगता है मशीन को, और क्या होता है, डायलिसिस की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कंडक्टिविटी की। ये जो भी मॉनिटर और अलार्म होते हैं डायलिसिस मशीन में, वो क्या होते हैं, वो
सेफ्टी बेसिस पे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी का नॉर्मल रेंज क्या होगा डायलिसिस में? 12 से 16 मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर इसका रेंज होता है। कंडक्टिविटी क्या है? यह प्रॉब्लम तब आती है जब कंसंट्रेट यानी कि जो भी पाउडर हम डायलिसिस बनाते समय यूज़ करते हैं वो ज़्यादा हो जाए या वाटर ज़्यादा हो जाए, यानी कि सोल्यूशन जो भी बन रहा है डायलिसिस सोल्यूशन वो डाइल्यूट हो जाए, तो मशीन क्या करेगी? अलार्म देगी। अब कंडक्टिविटी कब आउट ऑफ रेंज हो जाएगी? अगर क्या होता है, सबसे पहले एम्प्टी कंसंट्रेटेड कंटेनर, यानी कि जब कंटेनर जो भी हम यूज़ करते हैं डायलिसिस के दौरान क्या करते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं, 2 कंटेनर बाइकार्ब और एसिड का रखते हैं। तो अगर उस कंटेनर में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, तब लो कंडक्टिविटी का अलार्म आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसंट्रेट लाइन कैन नॉट कनेक्ट और प्लग्ड इन। तो जब कंसंट्रेट लाइन कनेक्टर से अच्छी तरह से प्लग्ड इन नहीं होगा तब भी लो कंडक्टिविटी अलार्म आएगा। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि कंडक्टिविटी का अलार्म आएगा? तो इसमें है लो वाटर इनलेट प्रेशर, यानी कि इसका मतलब ये जो मशीन के पीछे आरओ वाटर आ रहा है अगर उसका प्रेशर कम हो जाए, अर्थात वाटर डिलीवरी की जो स्पीड है वो क्या हो जाए, फ्लो की स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, तब भी क्या आता है, कंडक्टिविटी का अलार्म आता है। और एक और प्रॉब्लम हो सकती है मिक्सचर चैम्बर जो होता है, जहाँ पे क्या होता है डायलिसिस सोल्यूशन बनता है, वहाँ पे वाटर आरओ वाटर और डायलिसिस जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, मिक्स होते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई लीकेज हो जाती है तो भी क्या होगा, कंडक्टिविटी का अलार्म आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। malfunction of the heating element in dialysis machine can result in the production of excessively cool or hot dialysis solution. Use of cool dialysis solution is not dangerous. malfunction यानी कि अगर कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, डायलिसिस सोल्यूशन क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, तो अलार्म आता है। अलार्म जो होता है बजने लगता है और डायलिसिस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और इसमें जो हमारा डायलिसिस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगर इससे अगर अधिक हुआ या कम हुआ तो भी क्या होता है, अलार्म बजने लगता है और डायलिसिस की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। द टेम्परेचर यूज ऑफ कूल डायलिसिस, यानी कि टेम्परेचर जो होना चाहिए 35 और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आरओ वाटर और का जो कंसंट्रेशन बना हुआ है 34:1 का, और नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इसका जो लगभग में ये जो टेम्परेचर है 35 से 38 डिग्री के बीच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाईपास वाल्व की। बाईपास वाल्व जो होता है प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसको स्टार्ट करेंगे हम। इफ़ either the dialysis solution conductivity and temperature is out of limit, a bypass valve is activated to divert the dialysis solution around the dialyzer directly to drain. इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है मशीन में बाईपास वाल्व, यदि डायलिसिस सोल्यूशन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले लिया, या तो बहुत ज़्यादा हो क्या हो गया, गर्म हो गया, या टेम्परेचर कम हो गया, या कंडक्टिविटी क्या हो गई, लो हो गई, या कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो डायलिसिस सोल्यूशन जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा और डायलाइजर के चारों तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यूएफ कंट्रोल की, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल कैसे हो रहा है डायलिसिस मशीन के द्वारा। इसमें वॉल्यूमेट्रिक मेथड का यूज हो जाता है। द मोस्ट एडवांस्ड मेथड ऑफ यूएफ कंट्रोल इज क्या, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, यानी कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक मेथड का यूज़ करके मशीन अपने आप यूएफ का क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। विद द यूज़ ऑफ
high flux dialyzer, it is necessary to have machine that can be programmed for and control the UF rate throughout treatment. इसमें हम सबसे पहले बात कर समझ लेते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड में होता क्या है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड में जैसे कि अगर किसी पेशेंट में 4 लीटर या 2 लीटर फ्लूइड रिमूव करना है तो उसको एंटर करने पर मशीन उसे सेट कर देती है। यदि हम 4 घंटे की डायलिसिस में 4 लीटर फ्लूइड निकाल रहे हैं तो मशीन पर आवर 1 लीटर के हिसाब से फ्लूइड को रिमूव करती है, यानी कि उसमें वो चीज़ क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, मशीन के द्वारा यूएफ का कंट्रोल हो रहा है। जितना हाई फ्लक्स डायलाइजर होगा यूएफ उतना ही अच्छा होगा, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो रेट होगी उतनी ही अच्छी होगी। हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि जो अलग अलग एज के लोग होते हैं, जैसे अगर बच्चे हैं तो उनका जो डायलाइजर होगा वो थोड़ा कम डायमीटर वाला होगा, और जो बड़े होंगे जिनका जो बॉडी का साइज़ है वो बड़ा है उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे उनका ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो अगर हाई फ्लक्स डायलाइजर रहेगा तो वहाँ पे क्लियरेंस भी अच्छी हो जाएगी, और चूँकि ब्लड ज़्यादा है तो उस बड़े डायलाइजर में क्या होगा, उसका क्लियरेंस भी अच्छी तरह से और ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड लीक डिटेक्टर की। चूँकि नाम ही है ब्लड लीक डिटेक्टर, यानी कि अगर कोई भी कहीं भी ब्लड लीक होगा मशीन में तो क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट इसमें बात करें, इट इज़ अ प्लेस इन द डायलिसिस आउटफ्लो लाइन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये डायलिसिस के आउटफ्लो ब्लड लाइन में प्रेजेंट होता है। इफ द डिटेक्टर सेंस ब्लड, the appropriate alarm is activated and flow of blood through dialyzer stop automatically to prevent potential catastrophic blood loss। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जब भी कहीं पे भी ब्लड का लीकेज होगा तो डिटेक्टर क्या करेगा, उस चीज़ को क्या करेगा, ब्लड डिटेक्टर उसको सेंस कर लेगा और अप्रोप्रिएट अलार्म जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा और बजने लगेगा, और डायलाइजर के थ्रू जो ब्लड का पासिंग हो रहा है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो ब्लड लीक डिटेक्टर है इस तरह से ब्लड के फ्लो को डायलाइजर के थ्रू रोक करके संभावित जो भी विनाशकारी रक्त हानि है उसको क्या करेगा, रोक लेगा। थैंक यू।